Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. लास्ट क्लास वाला पोर्शन मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ और उसके बाद हम आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे. इनफैक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करवा दिया था. एंड वैसे तो मैंने आपको मैसेज करा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन द फैक्ट इज दैट कि आगे आने वाली सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, हर एक कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां आपने एक क्लास मिस करी ना, आपको आगे की क्लासेस समझ में आनी बंद हो जाएगी. सो ट्राई नॉट टू मिस द क्लासेस, रेगुलरली अटेंड करिए. सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग देखने से भी आपका काम नहीं चलेगा. कई बार फिजिकल इंटरेक्शन या पर्सनल इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो चलिए मैं आपको पिछली क्लास वाला पोर्शन एक बार रिकॉल करवा देता हूँ. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शायद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स करवाए थे. So physical properties of ionic bonds में we studied regarding three physical properties. सबसे पहले तो हमने physical state discuss करी थी. मैंने आपको बताया था कि जितने भी ionic compounds होते हैं, 100% of ionic compounds they always exist as a solid in their natural form. Naturally तो वो solid exist करते हैं, ठीक है. वो बात अलग है कि आप उन्हें as a solid obtain करके high temperature पे heat कर दें और उन्हें molten form में ले आएं, लेकिन naturally वो liquid form में या vapor form में कभी नहीं exist करते. All ionic compounds are always solid because of the existence of very strong electrostatic forces between their oppositely charged ions. ठीक है. So NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 जितने भी ionic compounds आप किसी भी मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना सकते हो, वो सब सॉलिड होती है. दूसरा मैंने आपको उनकी सॉल्युबिलिटी बताई थी. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. उसे हमने थोड़ा डिटेल में समझा था. सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको बताया था एवरी आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर. हर आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है. And you should always remember कि what are the two steps involved during the solubility of any ionic compound in water. जब भी हम किसी ionic compound को एक beaker full of water में drop करते हैं, तो अंदर जाने के बाद वो क्या होता है उसका, what are the stages through which that ionic compound passes through. तो ये याद रखिएगा, किसी भी ionic compound की solubility में the compound has to pass through two steps. दो steps involved होते हैं solubility में. Firstly, कोई भी ionic compound पानी में तभी dissolve होगा जब वो dissociate होगा. अगर कोई आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट ही नहीं हो पा रहा है तो इमेजिन करो वो डिसॉल्व भी नहीं हो पाएगा. बट ऐसा होता नहीं है. हर आयनिक कंपाउंड पानी में डिसोसिएट होता ही होता है, ठीक है. सो किसी भी आयनिक कंपाउंड की नेचर होती है कि एज सून वी ड्रॉप द आयनिक कंपाउंड इन वाटर, इट इनिशियली डिसोसिएट्स इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस. अगर आप NaCl को पानी में ड्रॉप करेंगे तो वो पानी में अंदर जाते ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा. लेकिन डिसोसिएट होने का मतलब ये नहीं कि हो गया डिसॉल्व. डिसोसिएट होने के बाद भी फर्दर उसे एक और स्टेप से पास ऑन होना पड़ता है. वंस द आयंस आर सेपरेटेड, एक बार केटायन और एनायन अलग अलग हो जाती हैं, वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, तो उसके बाद उन आयंस को अपोजिटली चार्ज्ड पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं. और इस सराउंडिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए. Whenever an ion is surrounded by the water molecule, then that process is called hydration. मैंने दो स्टेप्स करवाए थे, डिसोसिएशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है. डिसोसिएशन तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डालोगे पहले वो डिसोसिएट हो जाएगा केटायन और एनायन में, और उसके डिसोसिएट होने के बाद मान लीजिए Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव के आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड हो जाएंगे, लेकिन अपने कौन से वाले एंड से सराउंडेड हो जाएंगे, ऑक्सीजन वाले एंड से या हाइड्रोजन वाले एंड से. Na पॉजिटिव के चारों तरफ. इतना ऑक्सीजन वाले एंड से. Na पॉजिटिव के चारों तरफ O नेगेटिव वाले एंड से सराउंड हो गए ना, क्योंकि वाटर के O पे नेगेटिव होता है और H पे पॉजिटिव होता है. व्हाट इज दिस? वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल जिसके ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है. तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज लाइक Na पॉजिटिव वाटर के अंदर जाएगी तो इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव अट्रैक्ट होगा. तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से वाटर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं. दिस प्रोसेस of being surrounded by the polar water molecules, this is called hydration. इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं. और इस हाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपका जो आयन है वो वाटर के अंदर अच्छी तरह मिक्स्ड हो गया. वाटर ने उसे, सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को अच्छी तरह ट्रैप कर लिया. दिस इज सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है बीच में, ठीक है. तो आपका सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट ने अच्छी तरह ट्रैप कर लिया तो मतलब वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है. और इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन थे, उस इंटरैक्शन को मैंने नाम दिया था आयन डायपोल इंटरैक्शन. वाटर में तो दो पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है. वाटर में पूरा डायपोल है, लेकिन Na पॉजिटिव तो एक सिंगल आयन है, दूसरा आयन तो अलग हो गया Cl नेगेटिव की फॉर्म में.
तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से हर आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। फर्स्ट टेल मी, क्या सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है आप में से किसी को? बताइए। नो सर। ओके, उसके बाद फाइनली हम लोगों ने एक और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, कंडक्टिविटी, जिसमें हमें ये चेक करना था कि क्या आयनिक कंपाउंड्स करंट कैरी कर सकते हैं। देखिए फिजिकल स्टेट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बाय डिफॉल्ट सॉलिड होते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में वो कभी भी करंट नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उनके आयंस आर नॉट फ्री टू माइग्रेट। करंट क्यों कैरी होता है? या तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से या आयंस के फ्लो की वजह से। अब इनमें आयन तो हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड इन देयर सॉलिड स्टेट। अगर आप चाहते हैं कि इनके आयंस फ्लो करें, फ्लो करने का मतलब है कि कैटायन कैथोड की तरफ जाए, एनायन एनोड की तरफ जाए, अपोजिट प्लेट्स की तरफ जाएं, तो वो तभी तो मूव करेंगे जब वो फर्दर अपार्ट हो जाएंगे, उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस खत्म हो जाएंगी। और वो तभी हो सकती है जब या तो आप किसी आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर दीजिए तो उसके आयंस फ्री हो जाते हैं, दे आर नॉट फ्री टू माइग्रेट, या फिर उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिए। मैंने आपको बताया वाटर में डिसॉल्व करने पे कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो करंट कैरी करेंगे। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड करंट कैरी कर सकता है, लेकिन अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकता, सिर्फ डिसॉल्व और मोल्टन स्टेट में कर सकता है। सो दीज वर द 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करी थी। एंड आफ्टर दिस वी स्टार्टेड द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को लिखवा दी। देखिए आप लोगों ने बचपन से जब भी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, लोअर क्लासेस में आपने स्कूल में पढ़ रखा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन सिर्फ इतनी बताई जाती थी कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन टू नॉन मेटल्स। आपने बस ये पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि वो शेयरिंग से बनता है। लेकिन एक तो हो सकता है आपने शेयरिंग वर्ड पढ़ा हो, लेकिन द प्रॉपर टर्म इज म्यूचुअल शेयरिंग। सिर्फ शेयरिंग नहीं बोलना, म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन अगर आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ किसी को इतना बता रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, तो आप एक्चुअली ये कहां बता रहे हो कि वो होता क्या है? आप तो ये बता रहे हो कि वो बनता कैसे। म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेसिकली यू नीड टू डिफाइन दैट फोर्स। कौन सी फोर्स है जो एक नॉन मेटल को दूसरे नॉन मेटल से बाइंड कर रहे है? तो आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? कोई बता सकता है? नहीं, मैंने उसका प्रॉपर तरीका समझाया था आपको। देखिए मैंने आपको, शायद भूल गए, मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पहले तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग। एग्जैक्टली, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि जब दोनों एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों न्यूक्लियाई के इक्वल इंफ्लुएंस में आ जाए। आपको पता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपना अपना न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका न्यूक्लियस जितना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, एग्जैक्टली उतना ही वो दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करे। सो व्हेन दीज टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बिकम कॉमन टू बोथ द न्यूक्लियाई, तो हम बोलेंगे अब ये हो गई शेयरिंग। और ये शेयरिंग कभी दूर बैठे बैठे तो नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आए, तो उसके इलेक्ट्रॉन को पास लाना पड़ेगा न्यूक्लियस के। इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस के पास ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए दो एटम्स को एक दूसरे को अप्रोच करना पड़ेगा। दूर बैठे बैठे कभी शेयरिंग नहीं होती। शेयरिंग के लिए दो एटम्स को इतना पास लाना पड़ता है, तब तक पास लाना पड़ता है जब तक उनकी वैलेंस शेल ओवरलैप ना कर जाए। तो ओवरलैपिंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। विदाउट ओवरलैपिंग नो कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, सो इन दोनों एटम्स को पास लाना पड़ेगा, और जब ये बिल्कुल पास आ जाएंगे, इनकी वैलेंस शेल ओवरलैप कर जाएंगी, तब हम कंसीडर करेंगे कि दोनों न्यूक्लियाई के इक्वल इन्फ्लुएंस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बेसिकली मैं बात कर रहा था कि फोर्स कौन सी, व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। इसका न्यूक्लियस राइट वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, दूर नहीं जाने देता, और इसका न्यूक्लियस लेफ्ट वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, दूर नहीं जाने देता। तो बेसिकली लॉक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो जब दो एटम पास पास आते हैं और एक दूसरे की वैलेंस शेल्स पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो लेफ्ट वाले का न्यूक्लियस राइट वाले के इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर लेता है, राइट वाले का न्यूक्लियस लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर लेता है, और अब वो एक दूसरे के साथ पैक्ड हो जाते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि बॉन्ड बन गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, and it is always formed by the overlapping of valence atomic orbitals. या आप कह सकते हैं it is always formed by the mutual sharing of electrons, which is only possible by the overlapping of valence atomic
चेक करिए, मैंने ये पूरा लिखवाया होगा। सर मेरे को ये जो पिछली क्लास का अभी भी डाउट है सर, वो जो आपने कहा उसमें इन्फ्लुएंस में आएगा एक न्यूक्लियस दूसरे की इलेक्ट्रॉन से, तो सर उसमें तो हमें आना होगा उसे पास। ऑब्वियसली कोई भी बॉन्ड आप देखो, आप सुनो, कैसे लाएं? सुनो मेरी बात, सुनो पहले मेरी बात तो सुनो पहले। देखिए, कुछ कंपाउंड्स हम बनाते हैं और कुछ कंपाउंड्स नेचुरली बने बनाए एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, देखिए बाकी सब लोग पहले डाउट सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है। रोहित का डाउट ये है कि दो एटम्स क्या अपने आप पास आएंगे या इन्हें हमें पास लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स। कुछ कंपाउंड्स आप बनाते हो, हर कंपाउंड नेचर में बना बनाया तो नहीं एग्जिस्ट करता ना, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड जैसे HCl हमने बनाया हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट कर, ठीक है। तो जब आप टेस्ट ट्यूब में दो एलिमेंट्स लेके रिएक्ट करते हो तो आप कोई टेम्परेचर देते हो, कुछ प्रेशर भी देते हो, कुछ कैटलिस्ट की कंडीशंस भी यूज करते हो। तो कई बार तो कुछ चीजें हम लैब में बाहर से एनर्जी देके उन्हें ओवरलैप करवाते हैं। और जो नेचुरली बने बनाए, मान लीजिए कोई अर्थ क्रस्ट में हमें मिला कोवेलेंट बॉन्ड दो एलिमेंट के बीच में। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि वो अर्थ क्रस्ट में कैसे बन गया अपने आप, वहां दो एलिमेंट अपने आप कैसे पास आ गए, तो एनर्जी की वजह से। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में क्यों पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज इट टेंड्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। दो एटम अगर अर्थ क्रस्ट में भी अलग अलग थे, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के पास आके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के वो स्टेबल हो सकते हैं, वो अपनी एनर्जी को लोअर कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे और बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। अगर दो एलिमेंट अलग अलग अनस्टेबल हैं और उन्हें लगता है कि पास आने से वो स्टेबल बन सकते हैं, तो अंडर सर्टेन कंडीशन, देखो अर्थ क्रस्ट में भी, सब लोग ध्यान से सुनो, अर्थ क्रस्ट में भी जो नेचुरली आपको कंपाउंड्स मिलते हैं वो भी किसी न किसी कंडीशन पे ही बन रहे हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर भी कुछ टेम्परेचर वहां पे अवेलेबल होता है, कुछ प्रेशर कंडीशंस होती हैं ऊपर के क्रस्ट की, तभी चीजें बन पाती हैं। और जिन एरियाज में वो कंडीशन नहीं है, वहां एरिया में वो ओर मिलता भी नहीं है। हर ओर, हर मिनरल हर जगह पे तो नहीं मिलता ना, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ओर किसी जगह पे मिलता है क्योंकि वहां पे अर्थ के अंदर वो कंडीशंस अवेलेबल है कि चीजें रिएक्ट कर पा रही हैं। कोई दूसरा ओर किसी दूसरी जगह पे मिलता है क्योंकि वहां पे उसके बनने के लायक कंडीशंस अवेलेबल है। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस तो चाहिए होती है। वो कंडीशंस या तो अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली मिल रही हैं, या अगर नेचुरली नहीं मिल पाई तो हम लैब में बना देते हैं कुछ टेम्परेचर प्रेशर देके कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये तो फैक्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो एटम्स को पास तो आना पड़ेगा, और वो पास अगर अपने आप नहीं आएंगे तो हम उन्हें अंडर सर्टेन कंडीशंस, हर रिएक्शन को करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, हम उन कंडीशंस पे वो बॉन्ड बनाएंगे। देखिए, इस डाउट पे भी बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि वो पास कैसे आए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपाउंड बनता कैसे। अभी तो आपको मैं सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड जस्ट स्टार्ट ही करवाया है। कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कैसे बनता है कि कोवेलेंट कंपाउंड, कैसे चीजें पास आती हैं, कैसे ओवरलैपिंग होती है, वो सब कुछ हम समझेंगे। मैंने आपको बताया ना, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही डिटेल टॉपिक है, एवरीथिंग वुड बी टॉट बट ग्रेजुअली। आप बताइए रोहित, आपको स्टिल कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पक्का ना लिख ली थी सब लोगों ने, और कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन के नीचे कोवेलेंसी की भी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटेड बाय एन एलिमेंट फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। कोई भी एक एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस एलिमेंट की कोवेलेंसी माना जाता है, ठीक है। जैसे शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में मीथेन का एग्जांपल दिया होगा कि मीथेन में कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है तो अकेले कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे, 4 इलेक्ट्रॉन। अकेले कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के लिए, तो कार्बन की कोवेलेंसी तो 4 हो गई, लेकिन हर हाइड्रोजन ने तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करा ना, तो हर हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1। सही है। सो बताइए, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ये सब हमने पिछली क्लास का रिवाइज करा। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए, अभी हम थोड़ी देर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बेसिक और क्लियर कर दूं। एक हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड पेयर्स and lone pairs।
अच्छा, टेल मी वेरी फ्रैंकली, आप में से हैंड रेज करके बताइए किस किस को डाउट है कि ये लोन पेयर क्या चीज होती है और बॉन्ड पेयर क्या चीज होती है, या इसमें से कोई एक मालूम है और एक नहीं मालूम? क्या आप सभी लोगों को मालूम है बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं और लोन पेयर किसे कहते हैं? श्रेया, अपेक्षा, आपको मालूम है? और बताइए किस किस को डाउट है? ओके, देखिए देखिए ध्यान से पहले सुनना ओरली, फिर मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद लिखूंगा, लेकिन पहले सुन लो। देखिए, जब दो एलिमेंट म्यूचुअली एक दूसरे के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दो एलिमेंट के बीच में शेयर हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, उसे तो हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर, ठीक है? लेकिन एक एलिमेंट के पास उसके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फ्री बैठे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैन एनीबॉडी टेल मी कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, बिल्कुल सही बताया आपने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5, 3 मैंने सामने बना दिया, 2 पीछे। ऐसे ही एक और नाइट्रोजन है, उसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बताइए दोनों नाइट्रोजन को अपना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हर नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 5 है, अगर इसे 3 और मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लो, ठीक है? दो नाइट्रोजन पास पास आएंगे और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अभी भी दोनों के पास एक एक पेयर बचा हुआ है, 5 में से 3 ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया। तो देखिए, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन तीनों को तो बोलेंगे बॉन्ड पेयर्स। N2 में 3 बॉन्ड पेयर्स, और ये जो फ्री बैठा हुआ है ये भी तो वैलेंस का ही पार्ट था, वो बात अलग है, इसने शेयरिंग नहीं करी, लेकिन था तो वैलेंस का ही। तो ये है लोन पेयर। ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन में भी एक लोन पेयर बचा है, इस नाइट्रोजन में भी एक लोन पेयर बचा है। तो पूरे N2 के मॉलिक्यूल में, जिसे हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजन, एक डाई नाइट्रोजन के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर। देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो बेसिकली बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर्स आर दोज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are involved in mutual sharing and which comes under the influence of both the nuclei. बॉन्ड पेयर वो है जो दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन लोन पेयर वो है जो एक ही न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में है। लोन पेयर तो इसके अपने ही नाइट्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है, वो सामने वाले के नाइट्रोजन के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो बताइए सब लोगों को बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो लिखवाता हूं मैं इसे, लिखिए द बॉन्ड पेयर्स are those valence electron pairs. Bond pairs are those valence electron pairs which are involved in mutual sharing, which are involved in mutual sharing, which are involved in mutual sharing and they comes under the influence of two nuclei. जितने भी बॉन्ड पेयर होते हैं वो 2 न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं. They comes under the influence of 2 nuclei. नेक्स्ट लाइन में लिखें however the valence electron pairs which does not participate in mutual sharing, the valence electron pairs which does not participate in mutual sharing are called lone pairs,
are called lone pairs, and they are still under the influence of single nucleus, and they are still under the influence of single nucleus. So I hope आप लोगों को जो मैंने लिखवाया है उस पर ध्यान दिया होगा आपने कि जो बॉन्ड पेयर होती हैं वो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होती हैं, लेकिन जो लोन पेयर होता है वो एक सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है. एज एन एग्जांपल आप नोट कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल in N2 there are 3 bond pairs and 2 lone pairs. There are 3 bond pairs and 2 lone pairs. और ये N2 बना लीजिएगा ऐसे. N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक पेयर. ओके, डन? Yes, sir. ठीक है. अब देखिए, फाइनली वी आर मूविंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सर आज हम यस हाँ सर, अगर 3 पेयर्स हो, मतलब 3 पेयर्स नहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में मतलब बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो तो उनका पेयर्स तो नहीं होंगे ना फिर वो? नहीं, कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं. बिल्कुल सही पूछा आपने. देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे ये एक पेयर है, लेकिन ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं ऐसी चीजों को. ठीक है, उसे हम पेयर नहीं बोलेंगे. अगर कोई पूछे ना कि मान लो ये है, अगर सपोज बाई चांस कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है N2, और कोई आपसे पूछता कि बताइए N2 में कितने लोन पेयर हैं, तो भी आपका आंसर 2 ही होता है. एक ये पेयर है, एक ये पेयर है. ये तो पेयर नहीं, ये पेयर में काउंट नहीं होता. ठीक है, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके ओके सर. अब देखिए, फाइनली वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक की हेडिंग डलवाने से पहले, आप में से काफी लोगों के स्कूल में चैप्टर हो चुका होगा तो आप लोगों को टॉपिक का नाम मालूम होगा, सुन के याद आ जाएगा. लेकिन उससे पहले इससे पहले कि मैं हेडिंग बताऊं, मैं आपको बता दूं कि अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हमें पढ़ना क्या है. व्हाट आर वी सपोज टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. देखिए, आपने कभी नोट करा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बनाया था, आज भी रिवाइज करते हुए बताया, जब मैं वाटर आपके सामने ड्रॉ करता हूं H2O, तो मैं उसे ऐसे नहीं ड्रॉ करता, मैं उसे इस तरह से बेंड शेप में ड्रॉ करता. ठीक है, तो व्हाई कांट वी ड्रॉ वाटर लाइक दिस. वाटर ऐसा होता है या ऐसा होता है, या चलो वाटर अगर ऐसा होता है तो हमें कैसे पता चला कि ऐसा होता है. और सिर्फ वाटर ही नहीं, अमोनिया कैसा होता होगा, मीथेन कैसा होता होगा, जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो शेप कैसी होती है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, वो देखने में कैसे होती है, उनके बीच में वेरियस बॉन्ड्स के एंगल क्या होते हैं. ठीक है, वो सारी चीजें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखने जा रहे हैं. अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. थोड़ा बड़ा नाम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. हेडिंग डालिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, abbreviated as VSEPR theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ये थ्योरी किसने बनाई, कौन से ईयर में डेवलप करी गई, और इस थ्योरी का पर्पस क्या था, पहले मैं आपको वो बताता हूं. लिखिए, द VSEPR theory was developed by Gillespie and Neom. अब नियोम में L साइलेंट है, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है. The VSEPR theory was developed by Gillespie and Neom in 1957.
in order to determine the shape and geometry of various covalent molecules. Shape and geometry of various covalent molecules. ठीक है, तो the VSEPR theory was developed by Gillespie and Neom in 1957 in order to determine the shape and geometry of various covalent molecules. जो अलग अलग तरह के covalent molecule होते हैं, उनकी shape क्या होती है, उनकी geometry क्या होती है. एंड अभी तो आप लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर शेप एंड ज्योमेट्री. शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या होता है. हो सकता है आप एक ही चीज समझते हो इसे, लेकिन अंतर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. तो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, उसके वेरियस बॉन्ड्स के बीच में एंगल्स क्या होंगे, उन चीजों के लिए, उन चीजों को पता लगाने के लिए ये थ्योरी डेवलप करी गई थी. फर्दर लिखे नेक्स्ट लाइन में, दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन यस सर वो 1957 के बाद रिपीट कर देंगे. 1957 के बाद रिपीट कर दो. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन के बाद सर. In order to determine the shape and geometry, yes sir, of various covalent molecules. Okay sir. ठीक है. Further लिखना है, this theory is based upon the following three postulates. This theory is based upon the following three postulates. This theory is based upon the following three postulates. अब देखिए, तीन postulates मैं आपको लिखवा रहा हूं, पहले आप लिखिए, फिर मैं एट द एंड उन तीनों को समझाऊंगा. वो तीन पॉइंट्स लिखने हैं जिन पॉइंट्स पे ये थ्योरी बेस्ड है. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the shape and geometry of any covalent molecule, the shape and geometry of any covalent molecule the shape and geometry of any covalent molecule always depends upon the total number of electron pairs के आगे ब्रैकेट में लिखिए, including both lone pair and bond pair, including both lone pair and bond pair, bracket close, around the central atom. एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं ये पोस्टुलेट, चेक करिए कुछ मिस तो नहीं हुआ. The geometry and shape, the shape and geometry of any covalent molecule always depends upon the total number of electron pairs, including both lone pair and bond pair, around the central atom. ठीक है. दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, various electron pairs around the central atom, repel each other and consequently they tends to remain as far apart as possible
as far apart as possible from one another, as far apart as possible from one another, in order to minimize the repulsions between them. In order to minimize the repulsions between them. एक बार फिर से सुन लीजिए. The electron pairs around the central atom, यहीं से स्टार्ट करा ना. Various electron pairs around the central atom repels each other and consequently they tends to remain as far apart as possible from one another in order to minimize the repulsions between them. ठीक है, यही लिखा? Yes. लिखा ना सबने? Okay. और एक लास्ट पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट लिखिए. The repulsive interaction between various electron pairs is different. That is, अब that is के नीचे लिखिए ये ऑर्डर. लोन पेयर greater than lone pair bond pair greater than bond pair. मैं इसका मतलब समझाऊंगा, आप लिख लो बस. ओके, सो आप देखिए, मैं इससे पहले कि हम इस पूरी थ्योरी को स्टार्ट करें डिटेल में पढ़ना, हम एक टेबल की फॉर्म में इस थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. लेकिन पहले मैं इन तीन पोस्टुलेट्स का मतलब समझा दूं और बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ भी जाएंगे. देखिए, जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन सभी में एक सेंट्रल एटम होता है और कुछ सराउंडिंग एलिमेंट्स होते हैं. इन एवरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल देयर इज अ सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय सम सराउंडिंग एलिमेंट्स. जैसे मीथेन है, मीथेन को हम ऐसे बना सकते हैं. तो मीथेन में हम कहेंगे कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन आर द सराउंडिंग एटम्स. ठीक है, तो अब जैसे वाटर में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन इज द सराउंडिंग एटम. तो हर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है, एक्सेप्ट द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, द लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनमें सेंट्रल एटम नहीं होता, जैसे HCl. अब HCl में किसको सेंट्रल मानोगे? तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर किसी में सेंट्रल एटम नहीं है, तो फिर आपको उसकी शेप भी तो नहीं पता लगानी. आप खुद सोचिए, जब दो ही एलिमेंट है तो फिर तो ये मॉलिक्यूल सीधा ही होगा ना, लीनियर ही होगा हमेशा, फिर तो कहीं से मुड़ा भी नहीं हो सकता ये. तो इसकी तो आपको शेप भी नहीं पता लगानी. आपको शेप तो उन्हीं की पता लगानी पड़ेगी जिनमें बीच में एक एटम होगा और उसके आसपास कुछ और नंबर ऑफ एटम्स होंगे. इस टाइप के मॉलिक्यूल की तो कोई शेप पूछेगा भी नहीं, क्योंकि तो दिख ही रही है कि लीनियर है. सही है. सो ये याद रखिएगा, जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में एक सेंट्रल एटम होता है और कुछ सराउंडिंग एलिमेंट होती हैं. अब किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है, वो सराउंडिंग एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती, वो सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है. वो इस बात पे डिपेंड करती है कि बीच में जो सेंट्रल एटम है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, इंक्लूडिंग बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. ठीक है, कैसे डिपेंड करती है वो सब हम पढ़ेंगे. लेकिन पहला पोस्टुलेट कहता है कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप एंड ज्योमेट्री उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के आसपास प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगी, इंक्लूडिंग बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. ठीक है, सराउंडिंग एलिमेंट पे कभी शेप डिपेंड नहीं करेगी, सेंट्रल एटम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगी. पढ़कर देखिए, पहला पोस्टुलेट यही लिखा है ना मैंने, पढ़कर देखो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब दूसरी चीज पे आइए. मान लीजिए मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाया, A-B-B, कुछ ऐसा बना दिया मैंने, कुछ भी, मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ले लिया, AB की टर्म्स में कोई एक मॉलिक्यूल दिखा दिया. इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है? A. और
बी, बी किसने बोला? बी सेंट्रल थोड़ी ना है, बी तो सराउंडिंग है, ए सेंट्रल है, दिख तो रहा है। Who was that? बी, अभी बताओ किसको डाउट है, बी किसने बोला था? हम नहीं बताओगे, बट एनीवेज आई होप आपको क्लियर होगा कि ए इज द सेंट्रल एटम, बी इज द सराउंडिंग एटम, ठीक है? तो ए सेंट्रल एटम है। अब सपोज करो इस सेंट्रल एटम के आसपास टोटल 4 पेयर, ठीक है, जिसमें से 3 तो बॉन्ड पेयर है, 3 तो दिख ही रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड पेयर यहाँ होगा, एक बॉन्ड पेयर यहाँ हुआ, एक लोन पेयर भी बैठा हुआ है, ठीक है, जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, फ्री बैठा हुआ। तो आप मानते हो ना कि हर इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज होता है, एवरी इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को कुछ रिपेल करता होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं कि नहीं होते? तो एक ही सेंट्रल एटम के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें से कुछ बॉन्ड पेयर भी हैं, कुछ लोन पेयर भी हैं। तो एक पेयर दूसरे पेयर को कुछ रिपेल तो करता होगा ना, सेम चार्जेस की वजह से। और रिपल्शन से मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है कि अनस्टेबल बनता है? बताओ सर। रिपल्शन से तो कोई भी चीज अनस्टेबल ही बनेगी, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज अनस्टेबल रहना तो नहीं चाहती ना, एवरीथिंग टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी। तो किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है ना, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए सेंट्रल एटम की कोशिश रहती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे, जितना दूर रख सकता है उतना दूर रखे, ताकि उनके बीच में रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। सही है? तो कोई भी सेंट्रल एटम ये हमेशा चाहता है कि उसके आसपास के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनमें रिपल्शन ना हो, ये तो बोल ही नहीं सकते, रिपल्शन तो होगा, लेकिन कम से कम मिनिमाइज करना चाहता है रिपल्शन को, ठीक है। अगर वो उसे पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को इतने मैक्सिमम एंगल पे रखने पे रिपल्शन मिनिमम होंगे, तो उतने ही एंगल पे रखेगा, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट पढ़कर देखो मैंने क्या लिखा है, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है? एंड टेल मी वेरी फ्रैंकली, किस किस को सेकंड पोस्टुलेट का मतलब नहीं समझ में आ रहा? पहले पढ़ो, आ जाएगा आपको समझ में। बताइए, जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई क्लियर है कि नहीं? सर यस सर। किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास जो वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं वो एक दूसरे को ऑब्वियसली रिपेल करते होंगे, लेकिन कोई भी सेंट्रल एटम चाहता है कि उनके बीच में रिपल्शंस मिनिमाइज हो, और इसलिए एक दूसरे को वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखने की कोशिश करता है। और तीसरा जो मैंने पोस्टुलेट बताया वो ये कि एक एलिमेंट के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें से कुछ बॉन्ड पेयर भी हैं, कुछ लोन पेयर भी हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को एक जैसा रिपेल नहीं करता। अगर मान लीजिए ए के पास 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करता है। उससे थोड़ा कम रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शंस भी अलग अलग तरह की होती हैं। ऐसा नहीं है कि जितना लोन पेयर को रिपेल कर रहा है उतना ही बॉन्ड पेयर को भी कर रहा होगा। लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करती हैं, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। एंड अगर आप सोचो कि ऐसा क्यों होता होगा, तो दैट सीम्स टू बी क्वाइट ऑब्वियस। आप खुद ही सोच पाओगे कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन इसलिए होता है क्योंकि जो लोन पेयर होता है ना, वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है उसे दो न्यूक्लियस में बाइंड करता है। सो दैट इज ऑलरेडी मोर स्टेबलाइज्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड पेयर है इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है, इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, सो ये ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। फिर ये वाला बॉन्ड पेयर भी इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है, इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होंगे, उनमें रिपल्शन कम होगा। लेकिन जो फ्री बैठे होंगे, जिन्हें एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है दूसरा कर ही नहीं रहा, वो थोड़ा ज्यादा फ्री होंगे और वो एक दूसरे पे ज्यादा रिपल्शन ऑफर करेंगे। तो लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे थोड़ा कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। ये सीक्वेंस तो आप आई होप याद रख पाओगे, सही है। सो दीज 3 पोस्टुलेट्स, अभी मैंने आपको थ्योरी स्टार्ट नहीं करवाई है, मत सोचना कि यही थ्योरी है, अभी तो थ्योरी स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी के जो 3 पोस्टुलेट्स हैं वो मैंने आपको समझाए। टेल मी वेरी फ्रैंकली, क्या आपको ये तीनों पोस्टुलेट समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरी। आपको एक टेबल की फॉर्म में थ्योरी करवाई जाएगी। अब पहले देख लीजिए मैं कैसा टेबल बना रहा हूं बोर्ड पे, फिर आपको भी उसी टाइप से बनाना है अपनी कॉपी में। एटलीस्ट हमें 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन कॉलम्स की विड्थ को आप प्रोपोर्शनली बनाइएगा।
देखो मुझे बीच वाले दो कॉलम्स ना ये थोड़े वाइड चाहिए, ठीक है, बीच वाले दो कॉलम्स थोड़े वाइड बनाइएगा, दोनों कॉर्नर वाले कॉलम नैरो भी चल जाएंगे, 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहले कॉलम की हेडिंग डलेगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दूसरे कॉलम में स्ट्रक्चर, तीसरे कॉलम में ज्योमेट्री एंड शेप, फोर्थ कॉलम में एग्जांपल। और ये अगर आपको लग रहा है ना कि कितना बड़ा टेबल बनाना है, तो आप पूरे पेज का बना लीजिए, और ये अभी 3-4 पेज तक चलेगा टेबल, तो ये मत सोचेगा कि आधे पेज का बनाना है या कितना बनाना है, उस जिस पेज पे हो उस पेज पे तो पूरा बना लो नीचे तक। कम से कम 3 और 4 शीट्स तक ये टेबल चलता रहेगा। ठीक है, ड्रॉ करा, हेडिंग डाली चारों कॉलम्स में। पहला कॉलम बनेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, दूसरा कॉलम स्ट्रक्चर का, तीसरा कॉलम शेप एंड ज्योमेट्री का, एंड फोर्थ कॉलम में एग्जांपल लिखेंगे। सब लोगों ने टेबल ड्रॉ करा? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. आप मुझे बताइए किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। 4 से कम इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कोई एग्जांपल नहीं होता। सोचो कि क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास कम से कम इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो सकते हैं? कोई बता सकता है? नहीं, मैं आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा हूं कि कितने कम से कम इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। देखो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक सेंट्रल एटम है, उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से कम वाला कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। आप पहले मेरी पूरी बात समझोगे, एग्जांपल्स दूंगा, तब आपको आगे चल के चीजें समझ में आएंगी। पहले सुनिए, कुछ भी नोट नहीं करिएगा। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, BeCl2। आपको याद होगा बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर था 4 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2। तो आपको याद है ना, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था कि बेरिलियम ना 6 गेन कर सकता है ना 2 लूज कर सकता है। वो 2 लूज भी नहीं कर पाता था क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई थी, तो मजबूरी में उसे 2 के साथ वो शेयर करने पड़े। ठीक है, तो अगर बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो एक इधर से क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है, एक इधर से क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है, तो बेरिलियम के पास आसपास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? पेयर 8 2 पेयर हो जाएंगे। कितने? 2 पेयर हो जाएंगे ना भाई, 2 अपने और 2, मान लो एक बेरिलियम ने इधर क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, एक बेरिलियम ने इधर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, तो एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है ना, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर भी नहीं है। बताओ जल्दी जल्दी हाँ बोलते जो समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। तो अब आप मुझे बताइए, बेरिलियम ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर कर रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन भी होता होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मैक्सिमम कितना एंगल आप बना सकते हो, खुद ही सोचो, ताकि रिपल्शन कम से कम। व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर? 180 डिग्री। 180 डिग्री से 2 चीजों के बीच में ज्यादा एंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो देखिए बेरिलियम क्या करेगा, एक लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। बेरिलियम वाटर की तरह कभी भी ना बेंड नहीं होता है, बेरिलियम लीनियर,
क्योंकि अगर वो बेंट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास आ जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास आ जाएंगे, रिपल्शन होगा, ठीक है, तो वो कभी बेंट हो ही नहीं सकता। दो चीजों के बीच में रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से दूर रखने के लिए 180 डिग्री इज द हाईएस्ट पॉसिबल एंगल, और 180 डिग्री पे रखने के चक्कर में बेरिलियम एक लीनियर मॉलिक्यूल बन जाता है, तो शेप एंड ज्योमेट्री का नाम है लीनियर। अभी देखो कुछ शुरू के 2-3 एग्जांपल में ना शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी, लेकिन फोर्थ एग्जांपल पे जब मैं आऊंगा तब मैं आपको शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते, वो हमेशा लीनियर ज्योमेट्री ही पोजेस करता, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री अलाइन होने पे एक लीनियर मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो बताइए पहला केस समझ में आया? यस सर। ये नोट करिए, हम इस कॉलम में स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस वाले कॉलम में उस स्ट्रक्चर का शेप या उस शेप का नाम लिखेंगे। जब भी किसी सेंट्रल एटम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अब देखो यहाँ पे ना इस वाले कॉलम में हम ये भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा है, इसमें लिख लेते हैं ऑल बॉन्ड पेयर। 2 हैं लेकिन दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं, तो ब्रैकेट में नीचे लिख लो ऑल बीपी, ऑल बॉन्ड पेयर। दो चीजों के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होता है, अगर 180 डिग्री से भी ज्यादा कोई पॉसिबल एंगल होता तो हम उस पर रख देते, ठीक है, ये मॉलिक्यूल अपने आप ही उस एंगल पे अलाइन हो जाता। सो दिस इज BeCl2 पहला एग्जांपल। गॉट इट? आगे बढ़ें सर बट यस इसमें जो आप बोल रहे हैं एंगल तो और भी होते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बताओ, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल दो चीजों के बीच में बताओ। सर एंगल तो कितना भी हो, 190 200। नहीं 180 डिग्री से ज्यादा बना सकते हो। तक समझा नहीं बोलिए मैं क्या। रोहित, सर पता रोहित क्लियर करो जल्दी से यार। सर वैसे एंगल तो और भी हो सकता है ना 180 के बाद भी। जैसे कोई भी वैल्यू बोलो। सर 90 डिग्री। ये 180 से बड़ा है 90? सर 180 नहीं, मैं 190 बोल रहा हूँ सर। 190 हाँ। अच्छा आप बताओ 190 कैसा होगा देखने में? थोड़ा ऐसा? यस सर, यस बताओ। हाँ सर। अच्छा ये एंगल बड़ा हो गया या छोटा हो गया? अच्छा ये एंगल बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? ये सर यहाँ से तो फिर छोटा ही है, तो सर नाप यहीं से देखना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर के पास तो आ गया ना, चाहे पीछे से पास आया या आगे से पास आया, कहीं तो पास आया तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। हाँ हाँ ओके सर, आगे समझ रहे हो? 180 डिग्री से ज्यादा एंगल दो चीजों के बीच में नहीं बना सकते आप अगर ये बाहर से क्यों देख रहे हो, अंदर से क्यों नहीं देख रहे, वहां से पास आ गए वो। यस सर। अब आइए अगले एग्जांपल पे। कोई ऐसा मॉलिक्यूल सोचिए जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हो। कैन यू गेस? बताइए कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। मॉलिक्यूल बताओ, नाइट्रोजन तो एक एलिमेंट है सर NH3। NH3 मतलब आपको कैसे पता कि NH3 में 3 होते हैं? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। यस सर। अमोनिया बिल्कुल गलत एग्जाम्पल, अमोनिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एग्जाम्पल। देखोगे अमोनिया, आप नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5 में से एक उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करा, एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर करा, एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर करा। गिनना जरा नाइट्रोजन के आसपास कितने पेयर है? मुझे तो 4 दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। मैं तो टोटल 3 बोल रहा हूं, समझ रहे? ये तो आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिलाकर बताओ ना, टोटल 3 होने चाहिए, तो 4 है। 4 वाला जब मैं पूछूंगा तब एग्जांपल देना। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का एग्जांपल होता है BeCl3। बेरिलियम के साथ बोरॉन भी मैंने एक एक्सेप्शन बताया था। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और 1s2 2s2 2p1। आप देखिए इसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो खुशी, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास।
अब बताइए बोरॉन के पास अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और आपको इसके बारे में भी याद होगा ना, ये 5 गेन कर सकता था और 3 लूज भी नहीं कर पाता था, क्योंकि बेरिलियम के भी आगे आता है बोरॉन, तो बोरॉन तो और भी छोटा हो गया था साइज में, उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा थी। तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता था। एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल में ये भी करवाया था मैंने, ये भी करवाया था। ठीक है, आप बताइए अगर ये 3 क्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन के पास कितने हो गए? 3। और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ही है ना? यस सर। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि 3 चीजों के बीच में बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल भी करते होंगे, और रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन 3 थिंग्स? 3 पेयर्स के बीच में कितना आपको लगता है मैक्सिमम एंगल बना सकते हो? 60 डिग्री। 120। 60 डिग्री तो बड़ा छोटा है, 120 बना सकते हो। 360 डिवाइडेड बाय 3 बिकम्स 120। तो देखो 120 डिग्री इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जो आप 3 चीजों के बीच में बना सकते हो। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, इनके बीच में ये एंगल 120 डिग्री ईच है। 120 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं कर सकते आप 3 चीजों के बीच में। अगर आप किसी 2 के बीच में, मान लो, देखो बोर्ड पे देखो, अगर मैं किसी 2 के बीच में ज्यादा एंगल करने की कोशिश भी करूंगा ना, तो फिर वो पीछे से तीसरे के पास आ जाएगा, फिर वहां से रिपल्शन हो जाएगा। तो 120 डिग्री इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जो 3 चीजों के बीच में रह सकता है। ठीक है, और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? देखो इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे आप? इस ज्योमेट्री को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टेक्स पे मैंने बोरॉन रखा हुआ है और 3 वर्टिसेस मैंने 3 क्लोरीन रख रखे हैं, है ना? इस तरह की ज्योमेट्री है ये। तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। एक आपको मालूम है कि जब 120 डिग्री के एंगल पे 3 चीजें होंगी तो बिल्कुल फ्लैट मॉलिक्यूल होगा। मैं आपको एक छोटा सा मॉडल है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है पास से देखो, ठीक है? इनके बीच में भी 120 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में भी 120 डिग्री का, इनके बीच में, और ये बिल्कुल एक फ्लैट मॉलिक्यूल। दिस इज अ फ्लैट प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। तो हर वो एग्जाम्पल, अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो हर वो मॉलिक्यूल ट्रायगोनल प्लेनर ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल 120 डिग्री, इससे ज्यादा एंगल हो ही नहीं सकता। तो ये नोट करो, और कोई डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो हमेशा चुप रहते हैं, कभी बोलते ही नहीं, पता ही नहीं लगता क्लास में है भी नहीं। अंश, आर्यन यादव, जिज्ञासा, कृतिका, परिणीत, समझ में आ रहा है सबको? अब भी चुप हो? बताइए, अपनी तरफ से तो कुछ बोलते नहीं हो, मैं नाम ले रहा हूं तब भी नहीं बोल रहे। अंश, क्लास में हो? ओके, तो अंश तो क्लास में ही नहीं है, लॉग इन कर रखा है लेकिन हो नहीं। आर्यन यादव, आप हो क्लास में ही? दैट्स वाई मैं आपको बोलता कैमरा ऑन करो। देखो आधे बच्चे तो है ही नहीं। परिणीत, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलते क्यों नहीं हो फिर? एक बार में रिप्लाई करा करो, टाइम वेस्ट होता हमारा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पे आते हैं, नहीं 3 तो हो गए, 4 वाले पे। कोई ऐसा मॉलिक्यूल इमेजिन करो जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और अमोनिया मत बोलना, कुछ और सर मीथेन। बताइए। सर CH4। मीथेन, बिल्कुल। मैं अमोनिया पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मीथेन करते हैं। देखो मीथेन में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बनाना मत अभी, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। तो कार्बन के आसपास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? सर 4। 4। और चारों के चारों बॉन्ड पेयर? यस सर। ऑल बॉन्ड पेयर वाला केस लेते हैं पहले। यस। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल भी करते होंगे, और कार्बन चाहेगा कि रिपल्शन कम से कम हो उनके बीच में, तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहेगा।
So what can be the maximum possible angle between four Sir, electrons? 90. 90 degree. 90. आपको श्योर है कि 90 डिग्री हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल एंगल? 90 से ज्यादा नहीं बन सर सकता अगर चार चीजों के प्लेन बीच पे में है तो angle। 90 ही होगा। तो सर, प्लेन में मत plane- रखो ना, आउट ऑफ द प्लेन जाओ। एक प्लेन में क्यों रखना जरूरी है? चाहे आप 3 डायमेंशनल बनाओ मॉलिक्यूल को, चाहे बोर्ड के ऊपर ले जाओ, कुछ बॉन्ड बोर्ड के पीछे ले जाओ, कैसा भी बनाओ, लेकिन 90 से ज्यादा अगर पॉसिबल है तो बताओ। सर 180। चार चीजों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हैं? सर सर दो 90 बनेगा सर। पेज के ऊपर पेज के डाउन, और सर दो अलग ऑपोजिट उसके। आप ऐसे बोल रहे हो, एक ऊपर एक नीचे एक इधर ये बोल रहे हो ना? यस सर। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 है 180 डिग्री का हो अच्छा गया। हाँ सर। दो के बीच में 180 हुआ, लेकिन बहुत सारों के बीच में 90 भी है, ये नहीं। देखो मुझे लगा आप लोग बता दोगे, क्योंकि आपने स्कूल में तो पढ़ लिया होगा ना, ये सब पढ़ लिया ना, तो ये तो सब आपने स्कूल में पढ़ लिया, तो फिर कहाँ है वो सब जो आपने सीखा? देखिए अभी ये आपको ना ऐसे बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बनाया, मैं इसका मॉडल दिखाऊंगा। ये मैक्सिमम एंगल चार चीजों के बीच में हो सकता है 109.5 डिग्री। ये देखिए, दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ मीथेन। आप ये देखो, किसी भी दो के बीच में देखो, जैसे ग्रीन और ब्राउन वाले के बीच में देखो, क्या आपको देखने में ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं दिख रहा? बताओ, यस दिख रहा है सर। 90 डिग्री से ज्यादा? अब इन दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री से ज्यादा, इन दोनों के बीच में देखो 90 से ज्यादा, इन दोनों के बीच में देखो, ये बड़ा सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल है, सबके बीच में एक जैसा एंगल है। चाहे ब्राउन और ग्रीन के बीच में देख लो 90 डिग्री से ज्यादा ही दिख रहा है, चाहे व्हाइट और ब्राउन के बीच में देख लो वो 90 डिग्री से ज्यादा है, चाहे ब्लैक और व्हाइट के बीच में देख लो वो भी 90 डिग्री से ज्यादा है। सो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कार्बन जब भी चार बॉन्ड बनाता है अपने आसपास इसी ज्योमेट्री में बनाता है। इसमें हर दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल 109.5 डिग्री है। अगर आप 109.5 डिग्री से ज्यादा एंगल करने की कोशिश करोगे तो ये बॉन्ड सिर्फ पीछे से दूसरे के पास आ जाएगा, वहां से रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो 109.5 डिग्री इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जो आप चार चीजों के बीच में रख सकते हो, और इस टाइप के ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। अब यही शेप मैंने बनाने की कोशिश करी है बोर्ड पे। देखो आपको इसे विजुअलाइज करना होगा, ये जो बॉन्ड है ना ये एक्चुअली बाहर आ रहा है, एक ट्राइपॉड के लेग्स की तरह, जैसे ट्राइपॉड के 3 लेग्स होते हैं। ठीक है, सो ये 3 लेग्स हैं और ये ऊपर की तरफ बॉन्ड है। सो हम बोर्ड में बाहर आता हो तो नहीं बना सकते, बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन ये याद रखिएगा ये जो एंगल है ये तो देखने में ही दिख रहा है 109.5 डिग्री, बोर्ड पे देखो ये तो देखने में ही लग रहा है, लेकिन ये आपको शायद कम लग रहा हो, बट ये भी 109.5 डिग्री, क्योंकि ये बॉन्ड ना एक्चुअली बाहर आ रहा है। तो जब इस बॉन्ड को बाहर इमेजिन करोगे तो उससे वहां तक 109.5 डिग्री, तो यहाँ पे इसके बीच में भी 109.5 डिग्री है, इसके बीच में भी हुई है, इसके बीच में भी हुई, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जांपल हो गया मीथेन। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. जब भी कोई सेंट्रल एटम अपने आसपास 4 बॉन्ड पेयर पजेस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पजेस करेगा, तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, एंगल 109.5 डिग्री। तो मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। कभी आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा था कि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है? नहीं पढ़ा था सर। पढ़ा था? हो गया? Yes, sir. तो ठीक है, जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि 6 बजे कुछ स्टूडेंट्स का बैच होता है, तो मैं 6 बजे ही तक क्लास लिया करूंगा आपकी। आज आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड Sir? इवनिंग एवरीबॉडी। यस
सर जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है संडे को, उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट आएगा, क्योंकि मेरे स्कूल के उसमें तो सर 4 ही टॉपिक्स आ रहे हैं पूरे चैप्टर में से, स्टोइकियोमेट्री भी देखिए, नहीं आ रहा। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने जैसे आपको चैप्टर 2 करवाया, उसमें मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब करवाया। वो कोरोना की वजह से आपका सिलेबस जो डिलीट हुआ है ना, इसलिए वो डिलीट कर दिया गया है। तो वो जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैं नहीं दूंगा। मैं आपको, मैंने चाहे पढ़ाया आपको पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं दूंगा वही जो आपके सिलेबस में आ रहा है। अब चैप्टर 1 में जो कुछ भी सिलेबस में है वो सब आएगा। वो आपके स्कूल में क्या आ रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने जो पढ़ाया है और जो सिलेबस में है वो सब टॉपिक्स मैं दूंगा संडे के टेस्ट में। ओके Okay. सर, यस सर। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening, sir. थैंक यू गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। Yes, sir.